हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 9 के विज्ञान के इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। पहला ही चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जो भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा पढ़ाया है, एक्सपेरिमेंट्स हमने बहुत सारे पढ़े, एनालाइज किए। दो चीज़ें याद रखनी है कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन वहाँ पे लिखवाई गई, बताया गया आपको कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका अपना द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। और साथ में पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। और उन कणों के गुण के बारे में, उन छोटे छोटे कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में मैंने बताया है। 3 गुण होते हैं। पहला ये कि उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, वो हमेशा गति करते रहते हैं, गतिज ऊर्जा होती है उनमें, ठीक है। और तीसरा कि दो कणों के बीच में कुछ आकर्षण बल भी लगता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, पहले भी आपने ये पढ़ा होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। कह रहा है अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये तीनों अवस्थाएं ठोस ठोस क्यों है, द्रव द्रव क्यों है और गैस गैस क्यों है। ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं ठोस अवस्था से। यहाँ पे देखिएगा, ठोस अवस्था से, ठीक है। ठोस अवस्था में क्या होता है, ये कुछ क्रियाकलाप करने को कह रहा है निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। क्या क्या? पेन हो गया, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। ये इकट्ठा इसलिए करने को कह रहा है क्योंकि इनमें हमें कुछ देखना है। जैसे क्या कह रहा है कि इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। कॉपी पे आप ड्रॉ कर सकते हो। कह रहा है क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। अब ये सवाल जो पूछा, इसका एक बढ़िया सा जवाब तुम्हें खुद से सोच के देना है कि जितनी भी चीज़ें, जैसे कि पेन हो गया, कुर्सी हो गई, है ना, टेबल हो गया, किताब हो गई, तो क्या इनका आकार, क्या इनकी सीमाएं और इनका आयतन स्थिर है, निश्चित है? तो जवाब मिलेगा कि हाँ। किताब जितने लंबाई चौड़ाई की आज है, उतने ही लंबाई चौड़ाई की वो 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 साल, 2 साल बाद भी मिलेगी, अगर उसको तुम फाड़ते नहीं हो, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हो, ठीक है। तो यानी कि हमें ये पता चलता है कि ठोस का आकार, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल रहा है कि इसका आकार, इसकी सीमाएं और इसका आयतन तीनों निश्चित होता है, ठीक है। ये हम आमतौर पे घर में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है और हमें कोई ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिरने से क्या होता है। अगर देखो लोहे की छड़ है, इस पे हथौड़ा मारोगे, वो पिचक जाएगा, थोड़ा दब जाएगा। उसको ना, किसी भी चीज़ पे जब बल लगाते हैं और वो दब जाता है तो उसको हम संपीड़न कहते हैं। उसके दबने को संपीड़न कहा जाता है। तो एक चीज़ और तुम्हें पता चल गया कि इसमें संपीड़न होता है, ये चीज़ें दब जाती हैं। जैसे ये पेन है जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, तुम्हें इस पर हथौड़ा मारोगे, क्या होगा? प्लास्टिक की है, पिचक जाएगी, ठीक है। तो इसका आकार बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ठोस को अगर आप उस पर एक्स्ट्रा बल कोई लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ठोस का आकार आप बदल सकते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। तो ठोस का देखो आपस में विसरण संभव नहीं होता है। विसरण का मतलब होता है कि कोई दो चीज़ों का आपस में अपने आप घुल मिल जाना। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, पानी में जब नील डालते हैं तो वो अपने आप क्या होता है, उसमें घुल मिल जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि उसका विसरण हो गया। जैसे कि कोई सुगंध है, उसका हवा में अपने आप घुल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो हम कहेंगे कि ठोस का विसरण, जैसे कि मेरे पास एक कह सकते हो लोहे की छड़ है, या मान लो 4-6 छड़ें हैं, लोहे की छड़ हैं, उसको आपस में अगर मैं मिक्स करूंगा तो क्या वो मिक्स हो जाएंगी? जवाब आएगा नहीं, मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो मिक्स नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और कह रहा है बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का मतलब उसको दबाइए, ठीक है, उसको पचकाने का प्रयास करिए। तो ठोस आमतौर पे संपीड़ित हो जाता है, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। देखो वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो ये भी समझाएगा। कह रहा है उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। संपीड़ितता मतलब उनको बहुत कम दबाया जा सकता है, ठीक है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। जैसे कि देखो, अगर कोई पत्थर है, ठोस है, उसको पीटोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। छड़ है, पत्थर है, बहुत ज़्यादा उसको फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। बट वो अपना आकार नहीं बदलेगा, ठीक है। आकार बदलने वाली बात अभी जब द्रव पे डिस्कस करेंगे ना, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। सॉरी,
तो कह रहा है कि इनका आकार नहीं बदलता है और ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब मजबूत, बिल्कुल, जिसका आकार ना बदले, पीटने पाटने से वो टूट जाए पर अपना आकार ना छोड़े, तो ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, जरा देखना है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। कह रहा है रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। कहने का मतलब मैंने अभी पढ़ाया कि ठोस जो होता है उसका आकार निश्चित होता है, तो क्या वो जो रबड़ के लिए कह रहा है कि क्या रबड़ चूँकि खींचने से तो उसका आकार बदल रहा है, लंबा हो जाता है, फिर छोड़ दो अपने शेप में आ जाएगा, तो क्या वो ठोस है। तो जवाब है कि हाँ, वो बिल्कुल ठोस है। एक्चुअली ठोसों के अंदर खिंचाव, थोड़ा सा संपीड़न, ये सब भी गुण पाया जाता है अलग अलग तरह के ठोसों में। अलग अलग तरह के ठोस भी कई तरह के होते हैं ना, कई क्वालिटी के होते हैं। तो लेकिन चूँकि देखो रबड़ को खींचोगे फिर छोड़ोगे वो अपनी शेप में आ जाएगा, वो अपना आकार नहीं बदल रहा है, रबड़ से रबड़ में ही रह जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो ठोस ही है, बशर्ते उसमें खिंचाव का गुण पाया जाता है। वही देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, और अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है। आकार नहीं बदलेगा, टूट भले ही जाएगा। बी में क्या कह रहा है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, तो क्या ठोस है। कह रहा है चीनी और बर्तन को अगर किसी चीनी या और क्या बोल रहा है ये, नमक, अगर किसी बर्तन में रखते हो, जैसे गिलास में भरोगे तो गिलास के जैसा आकार ले लेगा, कटोरे में रखोगे तो कटोरे जैसा आकार ले लेगा, तो क्या इसका आकार बदल गया, क्या ये ठोस नहीं है। तो जरा दिमाग लगाओ, देखो वो दिखने में जरूर लग रहा है तुमको कि गिलास का या कटोरे का आकार ले, लेकिन चीनी के दानों को देखो ना, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, क्या उनका आकार बदल जाता है। जवाब दोगे नहीं। क्या नमक के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनका आकार बदल जाता है। जवाब दोगे नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो कैसे कह सकते हो कि वो ठोस नहीं है। बिल्कुल वो ठोस हैं। यहाँ पे वही मैं बता रहा है कि चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों का आकार, वो क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, उनका आकार नहीं बदल रहा है और इसलिए वो क्या है, ठोस है। कह रहा है स्पंज क्या है भाई, ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? देखो स्पंज मतलब जैसे सोखता होता है ना, तुमने देखा होगा, या ब्लड प्रेशर वाली गेंद देखी होगी, है ना, उसको दबाओ फिर छोड़ दो तो वो मतलब क्या होता है, दबाओ तो वो दब जाएगा और जैसे छोड़ो वैसे ही फूल जाएगा। ठीक है, देखा होगा तुमने, उसी को स्पंज कह रहा है। ठीक है, तो स्पंज क्या ठोस है? बिल्कुल ठोस है। वो भी अपना आकार नहीं बदलता है। जब उसको दबाते हो तो वो संपीड़ित हो जाता है लेकिन अपना आकार नहीं बदल रहा है। ठीक है, छोड़ोगे वो फिर से अपने आकार में आ जाएगा। यहाँ पे वही समझा रहा है कि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु जो है वो बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी अवस्था देखते हैं, द्रव अवस्था। यहाँ पे देखिएगा दूसरी अवस्था, द्रव अवस्था। इसके बारे में क्या कह रहा है भाई, जैसे कि तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट, एक क्रियाकलाप करने को कह रहा है। क्या 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 करने को बोल रहा है ये? जल, पानी ले लो, तेल ले लो, दूध, जूस, है ना, ये सब क्या है, द्रव है। एक्चुअली इनकी थोड़ा सा, इन पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। इसको गिलास में रखो, कटोरे में रखो, बॉटल में रखो, तुम देखोगे कि ये ना जिस भी बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेंगे, उसी के शेप में आ जाएंगे, बिल्कुल डिट्टो। हाँ, लेकिन इसका आयतन नहीं बदलता है। मतलब आकार तो बदलता हुआ तुम्हें दिख रहा है लेकिन इसका आयतन नहीं बदलता है। कहने का मतलब, अगर मान लो तुम 1 लीटर तेल को चाहे गिलास में रखो, चाहे कप में रख लो, चाहे कटोरे में रख लो, चाहे बोतल में रख लो, वो 1 लीटर तेल 1 ही लीटर रहेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें वही करने को बोल रहा है जो मैंने आपको आसानी से समझा दिया। तो ये देखो रिजल्ट क्या आया है द्रव के बारे में, कि कह रहा है प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार तो बेटा बदल जाता है लेकिन जो आयतन है वो हमेशा निश्चित रहता है। कहता है जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है, और हाँ, द्रवों में एक स्पेशल गुण पाया जाता है बहाव का। ठीक है, बहाव का, ये बहने लगते हैं। अगर इनको ज़मीन पे गिरा दो ना तो ये बहने लगेंगे। ठीक है, और जिन भी चीज़ों में ये बहाव वाले गुण पाए जाते हैं तुम समझ जाना कि वो क्या है, द्रव है। वही जो रबड़ वाले में तुम्हें कन्फ्यूज़न अगर हो रहा होगा तो जरा अब जरा रिलेट करके देखो। द्रव को अगर तुम कहीं पर रख दोगे तो क्या वो बहने लगेगा? नहीं बहेगा ना, जैसे रखोगे वैसे ही रखा रह जाएगा। तो वो ठोस है एक्चुअली। ठीक है, उसके कण जो हैं वो आपस में बहुत ही ताकतवर बल से बंधे हुए हैं और वो अपना शेप नहीं। हाँ, खिंचाव एक अलग चीज़ है, ज़बरदस्ती खींचोगे तो उसमें खिंचाव होगा, बट वो एक अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जिसमें तरलता हो, जिसमें बहाव हो, वो द्रव होता है। याद रखना, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन हाँ, आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठीक है,
अब देखना एक और अच्छी चीज़ ये बताएगा, ये जो क्रियाकलाप 1.4.5 वही वाला है जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था ना, पानी में नील डाल दो या कोई चीज़ ऐसे घोल दो, ठीक है, तो वो शहद वगैरह गर्म पानी में डाल दो तो अपने आप घुल जाता है, उसी को विसरण कहते हैं। तो ये कह रहा है कि हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। मतलब कोई ठोस चीज़ है लाइक चीनी है, उसको पानी में अगर डाल के थोड़ा सा हिला दोगे तो वो घुल जाएगा। विसरण मतलब कि मैंने बताया ना अपने आप उसमें घुल जाना। तो याद रखना कि ठोस जो है उसका द्रव में तो विसरण संभव है। साथ में क्या कह रहा है, वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। वातावरण में जो गैसें हैं वो भी पानी में घुल जाती हैं, यानी गैस का विसरण भी द्रव में संभव है। कह रहा है ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। पानी में अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो मछली कैसे जिंदा होती भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये गैसें जो हैं इनका द्रव में विसरण संभव है, ठोस का भी द्रव में विसरण संभव है, लेकिन याद रखना ठोस का ठोस में विसरण संभव नहीं है, ठीक है। तभी ये कह रहा है कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं, बताया मैंने अभी। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूँ, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। यानी कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है भाई। इनके विसरण मतलब घुलने मिलने की क्षमता द्रवों की ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी ज़्यादा होता है। रिक्त स्थान जो दो कणों के बीच में है ना, वो ज़्यादा होने से क्या होता है, ईजिली घुल जाते हैं। बस तुम ध्यान से सुनो चीज़ों को, जितना बता रहा हूँ इतना सुनते जाओ। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल बताने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे कॉपी रख के बराबर, या फिर मैं जैसे बोर्ड पे पढ़ाता हूँ मैं बोर्ड पे आके ही पढ़ाऊँगा, बट क्या है कि ये थ्योरेटिकल है तो बस यहाँ से इसलिए मैं किताब से इसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, घबराना नहीं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब तीसरी अवस्था पे आ जाते हैं। तीसरी अवस्था हमारी कौन सी है भाई, गैसीय अवस्था। कह रहा है कि आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। कभी तुमने देखा होगा वो कुछ बलून्स आते हैं जो ऐसे उसमें हवा भरी रहती है, हवा नहीं एक्चुअली वो गैस होती है, उसको छोड़ दो तो अपने आप ही उड़ने लगता है। उसी सिलेंडर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। मेरे ख्याल से 400-500 गुब्बारे भर देता होगा वो, ठीक है। तो सिलेंडर में आखिर वो इतने गुब्बारे कहाँ से भर रहा है, क्योंकि एक्चुअली देखो गैस का क्या होता है ना आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। एक तो ये जहाँ पे छोड़ दो, जैसे कमरे में कोई तुमने थोड़ी सी परफ्यूम छोड़ी, देखो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, कमरे का आकार ले लेगी। एरिया और बड़ा होगा तो और ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाएगी। तो आकार भी इनका अनिश्चित है और आयतन भी इनका अनिश्चित है। बिल्कुल इनके कण इतने स्वतंत्र होते हैं कि इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्रियाकलाप यहाँ करने को बोला है। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबड़ से, देखो एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है। आपको सिरिंज लेना है, एक बार इसमें कोई ठोस भरो, एक बार द्रव भरो, एक बार गैस भरो। तो तुम देखोगे कि जो गैस है वो ज़्यादा तुम भर पाओगे और गैस को आसानी से तुम संपीड़ित भी कर पाओगे, दबा भी पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट में जो हमें रिजल्ट मिला वो ये बता रहा है कि हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, कॉम्प्रेशन, उसको दबाना, उसको कॉम्प्रेस करना काफ़ी अधिक होता है। ज़्यादा दबा सकते हो गैस को। कारण जानते हो क्या है, गैस के कणों के बीच में बहुत ही ज़्यादा खाली स्थान होता है। तो तुम चाहो तो ज़बरदस्ती उन कणों को ज़बरदस्ती एक पास ला सकते हो, उनको दबा सकते हो, उनके बीच में जो खाली स्थान है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है हमारे घर में खाना बनाने वाली जो गैस है, कौन सी गैस आती है भाई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है LPG। और अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसमें भी संपीड़ित गैस होती है। पता है, ढेर सारी गैस को ज़बरदस्ती हम क्या करते हैं, उसमें ठूंस देते हैं। किसमें, सिलेंडर में। एक्चुअली ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं। हम चाहें तो उनका संपीड़न करा सकते हैं, उनको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ज़बरदस्ती उनको भर सकते हैं और वो हमेशा भागने को तैयार हैं। तो जब भी हम सिलेंडर का रेगुलेटर खोलते हैं या फिर ये जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर होता है इसका रेगुलेटर ऑन करते हैं तो ये गैसें बाहर निकलती हैं और ईजिली उनका हम अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर पाते हैं। आजकल तो कह रहा है वाहनों में ईंधन के रूप में भी CNG है ना,
कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस मतलब होता है संपीड़ित, संपीड़न, ठीक है। तो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को, बताया ना मैंने, ढेर सारी गैसों को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है, भरा जा सकता है, ठीक है, और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, ठीक है। अब वही गंध वाली बात जो ये हमें बता रहा है पूरा यहाँ पे, ठीक है। अब देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सब बातों को, चलो एक बार यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें ये फिगर जो आएगा ना नीचे, इससे कुछ एक अच्छी बातें समझाऊंगा। कह रहा है कि हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है भाई? खाने के जो गंध की कण है वो वायु में मिल जाती है और रसोई में फैलकर हम तक पहुँच, रसोई में से जो है फैलकर हवा के साथ उड़ते हुए हमारी नाक तक आ जाती है और हमें स्मेल होता है। कह रहा है ये गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। जब गर्म होगा तो उसको ताकत ज़्यादा मिलेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, ठीक है। शहद को गर्म पानी में मिलाओ, जल्दी घुलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया ना, गर्म पानी की वजह से गतिज ऊर्जा, गति करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसको ताकत मिल जाती है, वो और तेज़ी से भागता है, तो आसानी से वो घुल मिल जाता है, ठीक है। और यही कह रहा है कि गैसों में जो विसरण है वो ठोस और द्रवों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण भी बहुत तीव्रता से होता है। एक गैस को दूसरे गैस में मिक्स करोगे तो ईजिली मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो इस फिगर से ज़रा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये फिगर जैसे ही हम देखेंगे हमें कुछ समझ में आएगा और फिर उसके बाद हम ये प्रश्न करेंगे और आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। फिर कल हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि क्या कोई पदार्थ, जैसे कोई ठोस है, तो क्या हम उसको द्रव में बदल सकते हैं या उसको गैस में बदल सकते हैं, या फिर कोई गैस है तो क्या उसको हम ठोस में, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं, यही सवाल है और इसका जवाब कल की क्लास में मिलेगा। आज ज़रा देखना ये फिगर कितना मज़ेदार फिगर है ना। इसमें देखो तीन चीज़ें हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस के एक छोटे से टुकड़े को जूम कर दिया, द्रव के एक छोटे से टुकड़े को जूम कर दिया और गैस के भी एक छोटे से टुकड़े को यहाँ पे जूम कर दिया। इसके कण देखो कितने व्यवस्थित हैं, एकदम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, बराबर दूरी पे, कितना बेहतरीन तरीके से सजे हुए हैं। इसी अच्छी बनावट के कारण और इनके कणों के बीच में जो गैप है वो कम होने के कारण ही ठोस जो है ये बहुत मजबूत होता है। इसीलिए इसका आकार निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। इस पर हैमर मारोगे, इसको पीटोगे तो ये कम दबेगा, क्योंकि इसमें जगह नहीं है ना दबने के लिए, संपीड़न भी इनका कम होता है, ठीक है। इस वजह से ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इनके कण बहुत पास पास होते हैं, इनके कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको पीटोगे ना तो पीटने से ये बहुत कम दबेंगे, इसको काटोगे तो जल्दी कटेंगे नहीं, क्योंकि इनके दो कणों के बीच में जो बल लग रहा है ना, छोटे छोटे दो कण इनके बीच में, ये एक दूसरे को खूब अच्छे तरीके से खींच रहे हैं। भैया हम नहीं हाथ छोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो एक ये वाला देखो, ये वाला देखो, इनको देखो ज़रा, ये इतने लोग ग्रुप में है ना, इनके बीच में जितनी ज़्यादा मजबूती होगी, इनको आपस में अलग करना उतना ही मुश्किल होगा। तो सेम वही कहानी थी यहाँ पे कि ये इतने पास पास है ना, इतने पास पास इनके कण हैं कि इनके बीच का आकर्षण बल इतना ज़बरदस्त है कि इसको दूर करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, वहीं इसकी अपेक्षा द्रव में थोड़े दूर दूर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच का आकर्षण बल कम होगा और इसी वजह से इनमें तरलता का भी गुण पाया जाता है। एक कहीं बाहर जाता है ना तो इसके पीछे ये भी जाता है, ये इसको छोड़ भी नहीं पा रहा है और लेकिन इतनी ताकत भी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को खींचे रहें। एक कहीं ढलान पे बहने लगता है तो उसके पीछे उसका दूसरा भैया, उसके पीछे उसका तीसरा भैया, वो धीरे धीरे उसके साथ ही ट्रैवल करने लगते हैं, टहलने लगते हैं, बहने लगते हैं। इसीलिए इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। ये ठोस से कमज़ोर होगा क्योंकि कण दूर दूर हैं, इसमें आकर्षण बल कम लगेगा, मजबूती कम होगी, इसीलिए ये बहते भी हैं, इसीलिए इनमें बहाव का गुण पाया जाता है। और कल का एक सवाल जिसका जवाब मैं दे देता हूँ भाई, कल मैंने बोला था एक सवाल का जवाब देने को। वो सवाल क्या था? वो सवाल था कि जब एक नाविक जो होता है, सॉरी एक जो आदमी होता है, वो स्विमिंग पूल में तैरता है ना, तो पानी को कैसे काट पाता है। कभी तुमने टीवी वगैरह में देखा होगा, कोई समुंदर में या फिर वैसे
कोई जब पानी जहाज चलती है ना, या कोई छोटी नाव तैराते हैं, तो देखोगे ऐसा लगता है पानी को काटते हुए जा रहा है। वो क्यों काट पाते हैं? क्योंकि भाई इनके कणों के बीच का आकर्षण बल इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी मजबूती नहीं है इसमें। तो इस वजह से जब यहाँ से कोई चीज़ गुजरती है तो वो इन दोनों को अलग अलग करते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चली जाती है। अगर वो ज़्यादा पास पास होते, ज़्यादा आकर्षण बल होता, उनके कणों को दूर नहीं किया जा सकता, तो फिर पानी में तैरना या पानी में जहाज या कोई भी चीज़ चलाना आसान नहीं होता। तो आकर्षण बल कम हो, इसका सिंपल जवाब है उस क्वेश्चन का कि पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल कम होता है, जिसकी वजह से एक आदमी पानी में तैरते हुए पानी को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। और गैस में तो देख रहे हो बिल्कुल स्वतंत्र हैं भाई, बहुत दूर दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं, और ये दूर दूर होने की वजह से इनके बीच का आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा कम है। आसानी से इनको तुम दबा सकते हो, आसानी से संपीड़ित कर सकते हो, और इसी स्वतंत्रता के कारण इसका इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग भाग रहा है, ये अलग भाग रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि जैसे कोई गैस, जब कोई जैसे स्प्रे, कोई परफ्यूम जब आप कमरे में इत्र वगैरह छोड़ते लगाते हो तो क्या होता है, उसके कण अचानक से गति करने लगते हैं चारों ओर, और इसकी वजह से वो भाग भाग के हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। तो गैस का इसीलिए आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है, क्योंकि इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं और इसीलिए इनको संपीड़ित भी किया जा सकता है। इस फिगर से पता चल रहा होगा। कह रहा है ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है, बढ़ा बढ़ा के जूम कर करके दिखाया गया है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना भी की जा सकती है, जो कि मैंने आपको करा दी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित, बताया ना मैंने, कहीं भागते हैं वे, और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। जब इनको कहीं, जब तुम भरते हो ना, किसी बर्तन में भर लो या जैसे किसी सिलेंडर में, तो ये गति करते रहते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो उसी गति के कारण ये बर्तन की दीवारों पे भी बहुत ज़्यादा टकराव करते हैं, उससे लड़ते रहते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, इसीलिए गैस जो है वो दबाव बनाती है। जैसे टायर में देखो, गैस भरोगे दबाव बनाएगी, बलून्स में भर दोगे तो वो एक अपना अलग प्रेशर क्रिएट करती है, दबाव बनाती है। ठीक है, कल वाले सवाल का जवाब मैंने दे दिया। आज कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे हैं, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है किसी तत्व के, एक चीज़ तो यहाँ पे ये जानकारी दे रहा है पहले कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। देखो सिंपल सी बात ये याद रखो कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, D बराबर M बटे A होता है। ठीक है, या फिर सिंपल यही वाली लाइन याद रखो, घनत्व किसी चीज़ का, घनत्व का मतलब क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व मतलब क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। प्रति इकाई जो आयतन होता है ना, यहाँ पे वही लिखा है, द्रव्यमान प्रति, बटे को प्रति कहते हैं विज्ञान में, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और देखो, जो चीज़ जितनी ज़्यादा, जिसके कण जितने ज़्यादा पास पास होंगे, जो चीज़ जितनी ज़्यादा घनी होगी, उसका द्रव्यमान उतना ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो अब हमें ये कह रहा है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, घनत्व के क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। लोहा सबसे मजबूत है भाई, ठोस है, इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, तो लोहा आ जाएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे चौक आ जाएगा, तीसरे नंबर पे रुई आ जाएगी, क्योंकि ये तीनों ठोस थे। अब द्रव की बारी है, अब शहद आ जाएगा, क्योंकि पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो शहद आ जाएगा। फिर जल आ जाएगा, और वायु और चिमनी का धुआं, ये दोनों गैस हैं, तो आपका वायु आ जाएगा, फिर आ जाएगा चिमनी का धुआं। ठीक है, यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो। सिंपल आपको कुछ अच्छी बातें यहाँ पे पूछी गई हैं, बहुत बढ़िया चीज़ पूछा गया है, तो इसका जवाब मुझे लग रहा है आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ पूछ रहा है। देखो सारणीबद्ध करने का मतलब क्या कह रहा है कि ठोस, द्रव, गैस लिखो, ये दिखाओ कि इनके कणों के बीच में खाली स्थान ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है।
ठोस में जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, वो गति नहीं के बराबर करते हैं। द्रव में गति करते हैं और गैस में बहुत तेज़ी से गति करते हैं। इसके जवाब का सही, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो मैंने आपको बता दिया। फिर कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। किस किस चीज़ पे? दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक बार कोशिश करना इसका जवाब लिखने की। सारा कुछ मैंने आज ही के लेक्चर में पढ़ाया है। कारण बताएं, क्या कह रहा है? कारण किस चीज़ का? कह रहा है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। जाहिर सी बात है, इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल बहुत कम होता है, स्वतंत्र होते हैं इधर उधर घूमने के लिए, तो ये जल्दी से क्या करते हैं, वो बर्तन को भर देते हैं, घूमने लगते हैं उसमें और भर देते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, हाँ, क्योंकि स्वतंत्र है वो भागने के लिए। गतिज ऊर्जा कह सकते हो कि गैसों में गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। कह रहा लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, जी हाँ। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच में जो खाली स्थान है वो बहुत कम है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि मेज का आकार और आयतन दोनों निश्चित है, इसलिए वो ठोस है। फिर कह रहा है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, जी हाँ, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। देखो ठोस बहुत मजबूत है ना, तो उसको तोड़ने के लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। तो यही कारण है, क्योंकि ठोस का आयतन और आकार निश्चित है, गैस के तो कुछ भी निश्चित नहीं है। तो गैस मतलब हवा एक तरह से गैस ही है, तो उसमें तुम आसानी से हाथ चला सकते हो, क्योंकि उनके कणों के बीच में इतना खाली स्थान है कि आराम से तुम्हारा हाथ उसमें मूव कर सकता है, ठीक है। कह रहा है सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो कहना क्या चाह रहा है, देखो बर्फ़ जो है वो ठोस है, ठीक है, ठोस है। बर्फ़ जितने टाइम पे बर्फ़ की अवस्था में रहता है उतने टाइम तक वो क्या है, वो एक्चुअली ठोस है। बट ये फिर भी कह रहा है कि बर्फ़ जो है वो पानी पे तैर रहा है। आखिर एक ठोस द्रव के ऊपर कैसे तैर सकता है? सिंपल सा रीज़न है कि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आपको सही से समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा कि पानी, ये कह रहा है क्यों तैरता है, पता लगाइए। मैं कह रहा हूँ ना कि बता दिया मैंने कि बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ हमें पानी पे तैरते हुए दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आइएगा, फिर पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। सोचिएगा, फिर आइएगा क्लास में, अगली क्लास में यही करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज इतना ही रखते हैं।